साथियों, एक गांव में दो व्यक्ति जाते हैं। एक घर के बाहर खड़े होते हैं, आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ एक महिला जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, बाहर निकलती है। कुछ पुराने मैले कुचले कपड़े पहनी है, साथ में 4 साल का बेटा है। वैसा लग रहा है कि वो काफ़ी दुखी महिला है। जब यह दोनों व्यक्ति उसको देखते हैं तो कहते हैं, तुम किसकी याद में इतना परेशान हो? तुम्हारा पति तो सकुशल है, बस 2 दिन में आने वाला है, लेकिन जैसा मैं कहूँ तुम अगर वैसा करोगी। महिला जो अपनी पति की याद में खोई हुई है, प्रेमी साथ में पति नहीं है, 2 साल से उनका कोई पता नहीं है, उन व्यक्तियों के बातों में आ जाती है। पति के लिए वह व्यक्ति उस महिला से ऐसे ऐसे काम करवाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। ये बिहार की घटना है साथियों, जहाँ पर एक राजेश नाम का युवक की शादी दोनों मध्यम ही परिवार से होते हैं, सुधा नाम की महिला से होती है। शादी के बाद उनको एक बेटा होता है। परिवार बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी बहुत राजेश की ज़मीन थी जहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह थे, उसी से घर का जो माता पिता हैं, कुछ भाई बहनें भी और हैं, उनका भी सारा गुजारा उसी खेत से चल रहा होता है कि समय बीतता है। राजेश की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर को दिखा जाता है। इसी बीच में राजेश मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि राजेश जो गांव होता है वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे खेत है जहाँ ट्यूबवेल है। राजेश वहीं ट्यूबवेल पे रहा करता था। अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। परिवार परेशान होता है, उसके खोज खबर तमाम नात रिश्तेदारों में इधर उधर करता है। पुलिस में भी सूचना दे दी जाती है, लेकिन चूंकि मानसिक रूप से बीमार था, अब उसका कोई पता नहीं कि कहाँ जा सकता है। इधर उधर खोजबीन भी की जाती है। राजेश कि जब कोई पता नहीं चलती तो परिवार की धीमे धीमे आस भी टूटने लगती है। उनकी जो पत्नी थी सुधा, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पति के वियोग में वो भी टूट जाती है। जब 6-7 महीना बीत जाते हैं, अब चूंकि पत्नी को पति का वियोग है, इधर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का वहन करने में वो असमर्थ है। घर में जो ननंद है वो भी ताने मार रही हैं कि भाभी न टाइम से खाना बनाती है, न कुछ काम करती है। सास है वो भी ताने देती है कि जब तुझको करना कुछ नहीं है तो क्यों मेरे घर पे बसी हुई है, तू अपने मायके ही चली जा। तमाम तरह तरह के उसको ताने मिलने लगते हैं साथी। लेकिन उसको क्या पता कि उसके दिल में क्या बीत रही है, जिसका पति ही साथ छोड़ के चला गया है। किसी तरह से वह जिंदगी को अपने बेटे के लिए अपने जिंदगी को जी रही है। 4 साल का उसका बेटा है, लेकिन तमाम जब ताने मारने लगते हैं, सास ससुर यहाँ तक कह देते हैं कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी, तुम अपने मायके चले जाओ, अपने माता पिता के घर रहो। उसके पिता को भी बुलवाया जाता है, लेकिन बेटी जाने से मना कर देती है। कहती है, पिताजी मेरा वहाँ मायके में कब तक गुजर बसर होगा, ज़िंदगी तो मेरी यहीं कटनी है, मैं अपने इसी बेटे के सहारे जी लूँगी। हो सकता है अभी तो आस है कि पतिदेव जी आ ही जाएं। उसी आस में पत्नी जी रही है। जब काफ़ी ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं तो अपने सास ससुर से कहती है कि अगर आप लोगों को इतना ही समस्या है मेरे रहने से, तो मेरे पति जिस ट्यूबवेल पर रहते थे वहाँ एक कमरा घर बना हुआ है, आप लोग मुझे वहीं भेज दीजिए। जैसे होगा जैसे तैसे मैं बिताऊंगी, 2 वक्त की रोटी तो मेरी चल जाएगी। इस ताने सुन सुन कर तो मैं जीना ही नहीं चाहती, मेरा ये स्थिति है। आखिरकार
परिवार मानता है और इस बहू को वहीं ट्यूबवेल पे कर दिया जाता है, जो घर गांव से 200 मीटर दूर है। अपने बेटा लेकर सुधा वहीं पर, 4 साल का बेटा है, वहीं साथ में दोनों रहने लगते हैं। उसका जो पति थे राजेश, राजेश का एक बहुत अच्छा दोस्त था जो साथ में पढ़ने वाला था, रमेश। रमेश अक्सर उस घर में राजेश जब रहता था तो आया जाया करता था। चूँकि बचपन की मित्रता थी, दोनों में अच्छी पटती थी, तो सुख दुख में दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ शामिल होते थे। लेकिन अब आज राजेश नहीं है, रमेश भी उसके वियोग में व्याकुल है कि आज मेरा मित्र इस दुनिया में पता नहीं कहाँ होगा। राजेश की पत्नी और बेटे का हाल चाल लेने वो बीच बीच में आ जाया करता है। जब कभी उस गांव की तरफ से गुजरता है तो उस घर में पहुंचता है राजेश के, जहां उनकी पत्नी और बेटा है, और पूछता है हाल चाल कि भाभी जी अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। कुछ बीच बीच में कुछ मदद भी कर देता है। इसी दौरान साथियों, एक दिन उस गांव में 2 व्यक्ति प्रवेश करते हैं। दोनों ही साधु के वेश में होते हैं। इनको ठग कहें या कुकृत्य से कहें, ये साधु के वेशभूषा में उस गांव में जाते हैं। इनका पेशा होता था एक तरह से ये ठग हैं। गांवों में जो काफ़ी परेशान व्यक्ति था उसी को यह जानकारी लेते थे अगल बगल गांवों से। इनका ये पेशा होता है। इसके बाद जो ज़्यादा मजबूर होता है उसी के घर को ये खटखटाते हैं ताकि वो लोग इनके बहकावे में भी आ जाएं। साथियों, ऐसा ही ये दोनों व्यक्ति करते हैं। उस महिला के घर पहुंचते हैं। महिला अपने घर में अंदर होती हैं, बाहर निकलती हैं, देखती हैं कि 2 व्यक्ति साधु के वेश में द्वार पर खड़े हुए हैं। उनको आकर प्रणाम करती हैं, कहती हैं बाबा जी लाती हूँ कुछ सीधा वगैरह। लेकिन वह दोनों व्यक्ति कहते हैं कि तुम सीधा वगैरह कुछ न दो, मैं तुम्हारी जो परेशानी है उसको निराकरण करने आया हूँ। तुम हमें बहुत संकट में और चिंतित मुद्रा में दिखाई दे रही हो। अब महिला चूँकि इसी अवस्था में थी ही, क्योंकि पति के जाने के बाद वो उनके वियोग में थोड़ा छिन्न भिन्न भी थी, तो महिला हाथ जोड़ लेती है। उसको ऐसा अनुमान लगता है कि बाबा शायद बहुत जानकार हैं। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि बाबा जी हाँ मैं परेशान तो हूँ। उसी समय वह व्यक्ति बोलता है जो बाबा के वेश में होता है, कहता है बेटा जो तेरे पति हैं वो अगर तू चाहे तो आ भी सकते हैं। जब महिला ऐसी बात सुनती है तो थोड़ा सा मन में उसके खुशी भी होती है, जब सुनती है कि पति इस दुनिया में हैं और सकुशल हैं और ये बाबा कह रहे हैं आ भी जाएंगे, तो क्या करना है, जो ये चाहेंगे मैं कर दूंगी। आखिरकार उन बाबाओं के बहकावे में आ जाती है महिला और कहती है बाबा जी मुझे क्या करना होगा। तो दोनों व्यक्ति जो होते हैं कहती हैं तुम साफ सुथरे कपड़े पहनो और अच्छे से श्रृंगार कर लो। जब ऐसा बाबा कहते हैं तो महिला कहती है ठीक है बाबा जी मैं कर लूँगी। महिला अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही अंदर चली जाती है तो साथ में दोनों व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब महिला अंदर कमरे में जाती है कपड़े बदलने के लिए, उसी समय जब अंदर प्रवेश करते हैं तो महिला थोड़ा सा अचरज में पड़ जाती है। कहती है बाबा जी निवेदन है कि थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए, कपड़े तो बदल लूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम तो क्या तुम्हारे पति नहीं चाहिए, अरे तुम अभी बदल लो, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। जब ऐसी बातें करने लगते हैं तो महिला थोड़ा सा अचरज और अचंभित होती है और भारतीय नारी है, तुरंत उनके मन को समझने और पढ़ने का प्रयास करती है और पढ़ भी लेती है। लेकिन उसी वक्त इन दुष्ट बाबाओं की जो मनसा थी वह भी एक तरह से तुरंत दिखाई दे जाती है और उसके बेटे की तरफ एक जाकर खड़ा हो जाता है। कहता है अगर तुमने कुछ किया, आवाज़ या हल्ला मचाई तो तुम्हारा बेटा को हम लोग उठा ले जाएंगे। जब ऐसी बातें करता है तो महिला थोड़ा सा डर और सहम जाती है, क्योंकि बेटे के लिए ही जी रही है। जब बेटे की परबन आती है तो महिला निश्चित रूप से झुक जाती है और ये बाबा
उसके साथ कुछ अनहोनी करने की सोचने ही लगते हैं कि इसी बीच में वहीं से उसका राजेश का जो मित्र रमेश था वहीं से गुजर रहा था। आखिरकार रमेश घर का गेट खटखटाता है। जब कई बार खटखटाता है, इधर बाबाए जो होते हैं अंदर सनक से जाते हैं और महिला से कहते हैं, कौन है इस समय आ सकता है, तुम कुछ बोलोगी नहीं, तुम जाओ और बता दो कि घर पे कोई नहीं है। महिला वैसा ही करती है। बाहर आती है तो बाहर देखती है एक रमेश खड़ा है। रमेश पूछता है, भाभी जी क्या है, आपने बहुत टाइम लगा दिया गेट खोलने के लिए, मैं भतीज से मिलना चाहता था। तो महिला कहती है कि भैया वो तो शायद अपने बाबा के पास गांव की तरफ गया है, खेलने गया है, घर पे एक तो कोई नहीं है। तो रमेश कहता है, ठीक है भाभी जी, मैं जा रहा हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा हाल चाल ले लूँ। आखिरकार महिला भी मजबूर होती है साथियों। रमेश चला जाता है, महिला गेट बंद कर लेती है, लेकिन रमेश सोचता है कि जो बच्चा है वो तो बाबा और दादी के पास तो कभी जाता नहीं है। दादी और बाबा से तो भाभी जी का भी तालमेल अच्छा नहीं है। भाभी जी ने ऐसा क्यों कहा? वो 30-40 कदम जाता है साथियों, तुरंत साइकिल से होता है अचरज में पड़ जाता है कि कुछ तो बात है। भाभी जी ने टाइम भी काफ़ी लिया गेट खोलने में। जब वह पुनः वापस आता है, फिर खटखटाता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। जब गेट नहीं खुलता तो वो इधर उधर से, चूँकि मकान था जो पक्का था तो खिड़की थी, खिड़कियों से झांकने का प्रयास करता है। कुछ छपा उपा नहीं था, सांस कहीं थी। तो देखता है तो उसको 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं और उसको ऐसा लग रहा था कि इनकी मंशा जो थी वो कुछ गलत है। तो अचानक से वह गेट जोर जोर से पीटने लगता है। जब गेट जोर जोर से पीटने लगता है तो दोनों जो साधु के वेश में अंदर व्यक्ति होते हैं घबरा जाते हैं। उनकी मनसा धरी की धरी रह जाती है। अब उनको अपनी जान बचाने की भी आफत आ जाती है। अब जब गेट काफ़ी झटके मारता है तो अचानक से गेट टूट जाता है। जब गेट टूट जाता है तो दोनों व्यक्ति भागने लगते हैं। भागते व्यक्ति को दौड़ा लेता है रमेश और गांव में आवाज़ लगाई जाती है। गांव वाले चारों तरफ से घेर के उन दुष्ट जो साधु के वेश में ठग व्यक्ति होते हैं दोनों को पकड़ लिया जाता है और पुलिस को सूचित किया जाता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद रमेश उस घर में पहुंचता है। कहती है, भाभी जी आपके साथ क्या अभी होने वाला था? आपने मुझे, मैं एक बार आपके पास आया भी, आपने बताया नहीं। सुधा कहती है, भैया क्या करती, मजबूर थी, लाचार थी, बेटा उनके चंगुल में था। सारी घटना से अवगत करवाती है। रमेश कहता है कि मैंने इन दोनों व्यक्तियों को गांव में प्रवेश करते हुए देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतने गिरे हुए व्यक्ति हैं साधु के वेश में। आखिरकार सुधा रमेश का बार बार शुक्रिया करती है कि भैया आपने आज हमारी ज़िंदगी बचा दी। रमेश कहता है, भाभी ये तो मेरा फर्ज है, अब आप ही सोचिए। ये कैसे बता सकते हैं कि मेरा दोस्त यहाँ है? अब उसका 2 साल से हम लोग काफ़ी खोजबीन किए, आप इनकी बातों में बहकावे में आ गईं। अभी उसको कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। साथियों, इसके बाद उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस जेल भेज देती है। इस कहानी से मेरा आप लोगों का किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि इस कहानी के माध्यम से एक संदेश था साथियों कि किसी बाहरी और अनजान व्यक्ति से सतर्क रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों नमस्कार।